गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। फ्रेंड्स आप समझते हैं मटेरियल की तो लॉस होती है, बट वो कैसे कैसे होती है इसको समझेंगे। जैसे कि वेस्ट है, स्क्रैप है, स्पॉइलेज है, डिफेक्टिव है एंड ऑब्सोलेंस। हर एक सारा मटेरियल की लॉसेज हैं, बट कौन सी लॉसेज कब होती हैं इसको हमें समझना है। चलिए वेस्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज और प्रोडक्शन एंड डिस्कार्डेड। एक तो स्टोरेज के टाइम पर या प्रोडक्शन के टाइम पर अगर मटेरियल ख़राब हो जाए तो वो वेस्ट कहलाता है। नॉर्मल वेस्ट आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ यूनिट कम कर लेते हैं। एबनॉर्मल वेस्ट को आप सीधा कॉस्टिंग P&L में चार्ज करते हैं। दूसरा आता है हमारा स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप में क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, पहले स्क्रैप होता क्या? द मटेरियल विच आर डिस्कार्डेड एंड डिस्पोज्ड विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट। विदाउट फर्दर ट्रीटमेंट वो आपका स्क्रैप होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो छोटे मोटे पीस जो कट के बचे रहते हैं वो स्क्रैप कहलाती है। जैसे आप फर्नीचर बनवा रहे हैं तो आपको पता है प्लाईवुड का जो टुकड़े बचे होते हैं, अब उनका क्या होगा? तो वो फेंक देते हो ना, तो स्क्रैप होती है। नॉर्मल स्क्रैप आप यूनिट्स कम कर दें और एबनॉर्मल स्क्रैप को आप कॉस्टिंग P&L में चार्ज कर दें। अब तीसरा आता है आपका स्पॉइलेज। इनके मीनिंग आपको समझना जरूरी है। स्पॉइलेज क्या है? इट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर मटेरियल विच आर वेडली डैमेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। पहला है वेस्ट। वेस्ट आपका स्टोरेज या प्रोडक्शन में वेस्ट हो गया। दूसरा है स्क्रैप। स्क्रैप में प्रोडक्शन में जो बाई प्रोडक्ट आपका बच रहा है वो है। तीसरा स्पॉइलेज है, प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन बेकार हो गया, बैडली डैमेज हो गया और इसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उसे आप बेसिकली स्पॉइलेज कहते हैं। नॉर्मल स्पॉइलेज आप अपनी यूनिट्स कम कर देते हैं, मतलब गुड यूनिट्स पर चार्ज करते हैं। और एबनॉर्मल वो आपकी जो भी स्पॉइलेज है वो आप P&L में चार्ज करते हैं ना। फोर्थ पॉइंट आता है डिफेक्टिव्स। डिफेक्टिव्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट तो तैयार हुआ है, फिनिश गुड्स हुआ है, लेकिन वो क्वालिटी उसकी अप टू मार्क नहीं है। सो इट सिग्निफिकाइज दोज यूनिट्स ऑफ पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन विच डू नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। डिफेक्टिव अराइजेज ड्यू टू सब स्टैंडर्ड मटेरियल, बैड सुपरविजन, बैड प्लानिंग, पुअर वर्कमैनशिप, इनएडिक्वेट इक्विपमेंट एंड केयरलेस इंस्पेक्शंस। इनकी वजह से डिफेक्टिव्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होते हैं डिफेक्टिव्स के? डिफेक्टिव्स कैन बी रीमेड एज पर द क्वालिटी। उनको डिफेक्टिव्स को हम उनमें करेक्शन कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना? जो ठीक होते हैं उनको हम रिफर्बिश बोलते हैं, रीवर्किंग बोलते हैं, रिकन्वर्जिंग बोलते हैं। डिफेक्टिव विच कैन नॉट बी ब्रॉट अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड आर कॉल्ड रिजेक्ट। द रिजेक्ट में आइदर बी डिस्पोज्ड ऑफ और रिसाइकिल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो नॉर्मल द कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू आर चार्ज टू द मटेरियल, और अगर एबनॉर्मल है तो वो P&L में चार्ज करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक हेडिंग आई है, पढ़िए क्या लिखा है। रिक्लेमेशन ऑफ लॉस फ्रॉम डिफेक्टिव यूनिट। इन द केस ऑफ आर्टिकल दैट हैज़ बीन स्पॉइल्ड, इट इज़ नेसेसरी टू टेक स्टेप टू रिक्लेम एज मच ऑफ लॉस एज पॉसिबल। For this purpose, all defective units should be sent to the place fixed for the purpose. These should be dismantled. Goods and serviceable parts should be separated and taken into stock. Parts which cannot be made serviceable by further work should be separated and sent to the workshop. Part which cannot be made serviceable should be collected in one place and being melted or sold. अब यहाँ पर इन्होंने वेस्ट एंड स्क्रैप के डिफरेंसेस बताएं। फ्रेंड ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान रखिएगा। वेस्ट क्या है? रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है। स्क्रैप फिनिश गुड से कनेक्टेड है। वेस्ट ऑफ मटेरियल कैन बी विजिबल और इनविजिबल। स्क्रैप आर जनरली आइडेंटिफाइबल एंड फिजिकल सब्सटेंस। स्क्रैप दिखती है कि ये स्क्रैप निकली है। वेस्ट हैज़ नो रिकवरेबल वैल्यू। स्क्रैप की कोई रिकवरेबल वैल्यू होती है, छोटी मोटी होती है। फिर आता है स्क्रैप एंड डिफेक्टिव में क्या है? इट इज़ लॉस कनेक्टेड विद द आउटपुट। इट इज़ this is the type of loss connected with the output, but it can be in the input also. Defective inputs में भी हो सकते हैं। Scrap are not intended but cannot be eliminated. अगर आप फर्नीचर बना रहे हैं तो प्लाई कटेगी तो आप उसे हटा सकते हो क्या? नहीं, कटेगी तो स्क्रैप निकलेगी।
डिफेक्टिव कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है। फिर है जनरली स्क्रैप्स आर नॉट यूज्ड, डिफेक्टिव्स कैन बी यूज्ड एंड रेक्टिफाइड। Scraps have insignificant. Defectives are sold lower value from the good one. और इसके बाद आता है स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव इज दैट वाइल स्पॉइलेज कैन नॉट बी रिपेयर्ड, डिफेक्टिव कैन बी रिपेयर्ड एंड रेक्टिफाइड। फिफ्थ कॉन्सेप्ट आता है इसमें फ्रेंड्स ऑब्सिलेंस का। ऑब्सिलेंस क्या होती है? ऑब्सिलेंस होता है द लॉस ऑफ द इन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू सुपरसेशन। आप सपोज कर लीजिए, ऑब्सोलेंस का मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे कि ये प्रोडक्ट आपके पास पड़ा है, तो रखा 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 खराब हो जाए और फिर बेकार हो जाए, वो ऑब्सोलेंस कहलाता है। ट्रीटमेंट, मटेरियल में बी बिकम ऑब्सोलीट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस वेयर इट इज अ स्पेयर पार्ट और अ कंपोनेंट ऑफ मशीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड मशीन बिकम ऑब्सोलीट। एक सपोज के लिए हमारे पास स्पेयर पार्ट रखा है, अब वो मशीन काम ही नहीं करती। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूँ पिक्चर ट्यूब वाली टेलीविजन्स हैं, अब उसके आपके स्पेयर पार्ट रखे हैं, जब पिक्चर ट्यूब वाली टेलीविजन ही नहीं चल रही तो इनके स्पेयर पार्ट का क्या करोगे। वेयर इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ बिकम ऑब्सोलीट, वेयर द मटेरियल इटसेल्फ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल ड्यू टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो ये आपकी ऑब्सोलेंस कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग सर फ्रेंड हमारी है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स की। चलिए इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट को रिकॉर्ड करेंगे। सो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल की बात करें, एनी प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ फर्म इंटेल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्स लाइक मटेरियल लेबर। तो मैनेजमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। द कंजम्पशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस से व्हेन द मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स अब कंजम्पशन ऑफ मटेरियल में क्या क्या पार्ट होते हैं देखिए। एक तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल विद प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर लाइक द फॉलोइंग पार्ट शुड बी नोटेड। It is required that the concern should follow the coding system for all materials so that each material is identified by unique code numbers. Number 2, sir, it is required that each product of cost center should be given a unique code number so that direct material issued for the production of a particular product of cost center can be collected against the code number of that product. फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने एक तो मटेरियल पे कोड नंबर दे दिए और अब आपने प्रोडक्शन के भी प्रोडक्ट के कोड नंबर दे दिए, तो आपको पता है कि ये वाला मटेरियल इस कोड पे गया हुआ है। थर्ड पॉइंट पढ़ें, ईच इशू शुड बी रिकॉर्डेड। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज अ मटेरियल रिक्यूजन नोट। डेफिनेटली मटेरियल रिटर्न नोट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सेस मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर नोट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर। एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड वुड बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। जो भी आपकी फीफो लीफो मेथड है उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मटेरियल कंजम्पशन ऑफ मॉनेटरी कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। फॉर मॉनेटरी कंजम्पशन ऑफ मटेरियल अ स्टोर कीपर शुड कीप फिजिकली एनालाइज द वेरियस मटेरियल रिक्यूजन, मटेरियल रिटर्न नोट्स एंड मटेरियल ट्रांसफर नोट्स। Based on this analysis, a material abstract or material issue analysis sheet is prepared, which shows at a glance the value of material consumed in a manufacturing each product. This statement is also useful for ascertaining the cost of material of each product. Friends, material requisition note और material issue price से आप देख सकते हैं कि भाई आपने ये मटेरियल कहाँ कहाँ किस किस प्रोडक्ट में यूज़ किया। ये हमारा मटेरियल का एब्स्ट्रैक्ट है, ये हमारे नंबर है, ये अमाउंट है और ये प्रोडक्ट नंबर है। इससे पता चल जाएगा कि कितने प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर है थर्ड हेडिंग आपकी बेसिस फॉर कंजम्पशन एंट्रीज इन द फाइनेंस अकाउंट। सो पढ़िए फ्रेंड्स, एवरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन असाइन मटेरियल कॉस्ट टू प्रोडक्ट फॉर टू पर्पज। फर्स्टली द अकाउंट एक्सटर्नल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, सेकेंडली to provide useful information to the managerial decision making requirement, ठीक है ना। so the consumption entry are made on the basis of total cost of material. फ्रेंड्स ये आपकी बेसिक्स हैं। इसके बाद ये इन्होंने
समराइज करिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इससे आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं। मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल कंट्रोल, इट इज़ द सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, यूजेज ऑफ मटेरियल। मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज करता है कि ये मटेरियल इशू कर दें। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन बनाई जाती है स्टोर कीपर से परचेज डिपार्टमेंट के लिए कि भाई परचेज करिए। परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट देता है वायर को कि भाई आपकी कोटेशन एक्सेप्ट हो गई है, अब आप इस प्राइस पर परचेज करिए, और परचेज मतलब मटेरियल सप्लाई करिए। गुड्स रिसीप्ट नोट क्या होगा? गुड्स रिसीप्ट नोट रिसीविंग डिपार्टमेंट बनाएगा आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, मटेरियल जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगा तो ये मटेरियल ट्रांसफ़र नोट बनेगा। मटेरियल रिटर्न नोट, अगर आपका किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर में वापस आ रहा है तो ये मटेरियल नोट रिटर्न नोट बनेगा कि ये मटेरियल आपको वापस किया जा रहा है। बिन कार्ड, बिन कार्ड आपका जो ड्रॉ होती है या बॉक्स होता है जिसमें वो मटेरियल रखा होता है, उसके आगे एक कार्ड लगा रहता है, जब भी आप मटेरियल निकालें उसमें या लग रखें तो वो उसमें एंट्री कर दी जाती है। स्टोर लेजर में आपका एक कंप्लीट पूरा एक लेजर होता है जिसमें हर मटेरियल की डिटेल होती है, इसमें क्वांटिटी के साथ प्राइस भी लिखी जाती है। फ्रेंड्स, ये आपके फॉर्मूलेज हैं जो हम लोग लेवल के फॉर्मूले बताए थे आपको, जिसमें आपका मिनिमम लेवल होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हम कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम यूजेज, और मिनिमम लेवल प्लस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 और मिनिमम लेवल प्लस 1/2 ऑफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। फ्रेंड्स, फिर ये आता है आपका डेंजर लेवल। डेंजर लेवल, इसके नीचे आप मटेरियल इशू नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद तो आपका मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। स्टॉक आउट पोजीशन वो होती है जिसमें आपके पास मटेरियल नहीं है और इसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, उसे हम स्टॉक आउट कहते हैं। जस्ट इन टाइम इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद एन अप्रोच टू हैव जीरो इन्वेंट्री। जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट होता है कि जब आपको मटेरियल प्रोड्यूस चाहिए उसी टाइम पर आप ऑर्डर प्लेस करें। आपको याद है एक डेल कंपनी होती थी, डेल कंपनी में आप अपनी कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप अपना स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करते थे और फिर आपका लैपटॉप बनता था। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते थे ऑटोमेटिकली वो परचेज ऑर्डर उनके सप्लायर पर पहुंच जाते थे और वो सप्लायर विद इन अ रीजनेबल टाइम मटेरियल डिलीवर कर देते थे। एबीसी एनालिसिस में हमने समझा कि भाई स्टॉक जो आपका है वो हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो प्रीशियस कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री बनाई जाती है जिसमें हम जो इन्वेंट्री ज़्यादा यूज़ होती है उसको हम करते हैं। वीईडी आपकी कहलाती है वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। अंडर दिस सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एनालिसिस, इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी। हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट HML inventory. Under this inventory is classified on the basis of cost of the items, like ABC, where inventory on the basis of overall value of the inventory. 2-bin system. If one system item exhaust, new order is placed and then till the mean time quantity from other bin is purchased. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया मटेरियल उसे पहले इशू करें। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया उसे पहले इशू करें। सिंपल एवरेज में टोटल यूनिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ परचेज, एंड वेटेड एवरेज में आप वेट दे देते हैं। फिर ये आपकी वेरियस लॉसेज हैं जिनके ट्रीटमेंट बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका मटेरियल कंट्रोल का ये पूरा लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आई होप ये कोशिश की गई है कि आपको सारे कंसेप्ट बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझा दिए जाएँ। ज़्यादा लंबा हमने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबा समझाते तो बुक में और हमारे एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क होता, तो हमने हर हेडिंग को कवर कर लिया गया है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल है, इससे आपको शॉर्ट नोट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।